ठीक है। ठीक है। जी सर, ब्लैक स्वेल थिएटर की वेबिनार श्रृंखला 10 में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़ धन्यवाद। रहे हैं आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर त्र्यंबक नाथ त्रिपाठी जी, जो सहायक प्रोफेसर हैं दिल्ली महाराज अग्रसेन हिंदी विभाग में हैं, महाराज अग्रसेन कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत। आपका परिचय मैं थोड़ा सा रखना चाहूंगी ताकि जो साथी हमारे साथ, जो छात्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो जाने कि आज वो किनसे मुखातिब हो रहे हैं। तो सर, आपका एक बड़ा काम है। विगत 10 वर्षों से आपने लेखन, पठन, पाठन और अध्यापन का कार्य किया है। आपने विभिन्न पत्रिकाओं में शोध आलेख भी आपके प्रकाशित हैं, जैसे वैदिक श्रुतियों की भाषिक प्रक्रिया एवं प्रविधि, सृजनशीलता की भाषिक संरचना तथा नाट्यशास्त्र संबंधी। साथ ही आपने कई जगह पे उप संपादक के पद पे भी कार्य किया है, जैसे प्रत्यय त्रैमासिक पत्रिका, सलाहकार संपादक भी आप रहे हैं अवध ज्योति पत्रिका के। 4 वर्षों तक आपने मैथिली भोजपुरी अकादमी की संचालन समिति के सदस्य के रूप में आपने कार्य किया है। साथ ही महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग का भोजपुरी अनुवाद भी आपने किया है। आपके द्वारा अनुदित और रचित पुस्तकें इस प्रकार हैं: थायस, जिसका अनुवाद अहंकार के नाम से हुआ है, राजभाषा साहिका, भाषा विज्ञान कोश, प्रशासनिक शब्दावली आदि। तो सर, विगत दिनों से हम देख रहे हैं कि नाट्य शास्त्र संबंधी आपने कई महत्वपूर्ण कार्य अपने YouTube चैनल पे भी आपने उसमें दिया है, और लगातार छात्र देख रहे हैं, उससे लाभान्वित हो रहे हैं। इस समय वर्तमान समय में आप नाट्यशास्त्र के अध्येता हैं और नाट्यशास्त्र पे वृहद रूप से कार्य कर रहे हैं। तो सर, मैं पुनः आपका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि विषय है नाट्यशास्त्र का प्रथम पाठ, तो हम चाहेंगे अपनी बात यहीं से आप शुरू कीजिए। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ब्लैक सॉयल थिएटर ने मुझे ये मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद आप सबका। और विशेष रूप से महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा के वाइस चांसलर श्रद्धेय गुरुवर प्रोफेसर शुक्ल ने हमें इस योग्य समझा, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन, आभार व्यक्त करता हूं और अपनी बात यहीं से शुरू करता हूं। जैसा कि विषय हम लोगों ने निर्धारित किया कि नाट्य शास्त्र का जो पहला पाठ है, प्रथम जो अध्याय है, उस पर मैं अपनी बात आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं। पहला पाठ ही क्यों? इसके पीछे एक कारण ये है कि नाट्य शास्त्र का जो महत्व है, नाट्य शास्त्र की जो आज के समय में उपादेयता है, नाट्य शास्त्र की जो प्रगतिशील धर्म है, उन सब की सूचना इस पहले अध्याय में हमें मिल जाती है। इसलिए हम पहले अध्याय की बात करें। दूसरी बात ये कि ये जो मैं आपके सामने अपनी बात रखूंगा, ये बात बिल्कुल पाठ परक होगी। यानी मौजूदा समय में जो नाट्यशास्त्र का पाठ हमारे सामने उपलब्ध है, उसी को ध्यान में रखकर उसी के सहारे मैं अपनी बात कहूंगा। तो जैसे ही हम पहले अध्याय की चर्चा करते हैं, पहले पाठ की चर्चा करते हैं, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले मंगलाचरण की बात। मंगलाचरण को काव्य रूढ़ के रूप में देखा गया। काव्य रूढ़ का अर्थ होता है कि काव्य लेखन की परंपरा में जब किसी विशेष धर्म को, विशेष गुण को, विशेष प्रवृत्ति
सभी रचनाकार अपनी रचनाओं में समाहित करने लगते हैं तो वह रूढ़ के रूप में जाना जाता है। तो ये जो काव्य रूढ़ है, ये काव्य की रचना प्रक्रिया का एक आवश्यक हिस्सा था अपने समय। अब तो ये सारी चीजें बदल चुकी हैं, लेकिन पुरानी जो हमारी परंपरा है, उस परंपरा में ये काव्य रूढ़ बहुत मुखर रूप से दिखाई। अब मैं इस बात पर हमेशा विचार करता हूं कि ये काव्य रूढ़ के रूप में जिस मंगलाचरण की बात आई नाट्य शास्त्र में, वह और जो उस समय का मंगलाचरण का विधान है या बाद में भी जो मंगलाचरण का विधान हुआ, उसमें कहीं ना कहीं अलग है, नया है और कुछ संकेत परक है। इसमें से अनेक नई सूचनाओं का सूत्र प्राप्त होता है। तो जैसे ही हम देखते हैं कि ये जो मंगलाचरण है, इस मंगलाचरण में कहा गया कि प्रणम्य शीर्षा देवो पितामह महेश्वरो, तो सबसे पहले बात आती है कि इस मंगलाचरण में ब्रह्मा और शिव की उपासना की, ब्रह्मा और शिव को देखा गया। अभिनव गुप्त ने अपने अभिनव भारती में इस बात का जिक्र किया कि ब्रह्मा और शिव की उपासना एक साथ ही की जाए, यह कहीं और दिखाई नहीं देता। यहां ब्रह्मा और शिव की उपासना क्यों की गई, इसके पीछे भी एक कारण है। वो कारण यह है कि नाट्य शास्त्र की रचना प्रक्रिया में जो पाठ का निर्धारण हुआ वो ब्रह्मा ने किया, और जो उसके साथ नृत्य और संगीत का निर्धारण हुआ उसको भगवान शिव ने किया। इसलिए यहां आचार्य भरत मुनि ने सबसे पहले अपनी कृतज्ञता परंपरा को संज्ञान में रखते हुए, परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, उन्होंने अपने इष्ट देव या किसी और देवता की उपासना करना या इसमें मंगलाचरण में उसका विधान करना उपयुक्त नहीं समझा, इसलिए इन्होंने ब्रह्मा और शिव को रखा। एक नई परंपरा की शुरुआत। अच्छा, आचार्य दंडी ने मंगलाचरण में ये कहा कि आमतौर पे जो मंगलाचरण होता है वो दो तीन तरह की बातें उसमें होती है। पहली बात तो ये होती है कि अपने इष्ट देव को याद कर लो। दूसरी बात यह है कि आशीर्वादात्मक हो जाता है, या तो आप आशीर्वाद की भूमिका में आ जाते हैं। लेकिन यहां मैं ये कहना चाहता हूं कि आचार्य भरत मुनि ने एक नए तरह के मंगलाचरण का विधान किया, और वो है परंपरा निर्देशात्मक। परंपरा की सूचना दी। बाद में जब हम इससे बात करेंगे तो परंपरा किस तरह से आई है सामने हमारे, हम इस पर थोड़ा थोड़ा संकेत आपके सामने रखें। अब दूसरी बात यह है कि इस मंगलाचरण में एक शब्द और है, प्रणम्य शीर्षा। प्रणम्य शीर्षा का अर्थ क्या? ये कहीं भी उस समय में इस तरह के शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। आचार्य भरत मुनि ने एक नया शब्द ये प्रयोग किया, प्रणम्य शीर्षा। क्या है ये? आचार्य अभिनव गुप्त ने इस पर विशेष रूप से उदाहरण देते हुए कहा कि यह जो अभिनय की प्रकार है उसमें यह एक आंगिक अभिनय है। प्रणाम कर रहा हूं किसको? ब्रह्मा और महेश्वर को। कैसे? शीर्षा, नतमस्तक हो। तो पहले ही मंगलाचरण में आचार्य भरत मुनि ने अभिनय की सूचना दे दी कि यह ग्रंथ अभिनय का है, और दूसरी सूचना ये दे दी
कि हमने अपनी परंपरा से इसे प्राप्त किया है। अच्छा, अब इस मंगलाचरण के बाद हम इसको एक कहानी के रूप में लेते हैं। कहानी ये है कि नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी एक पूरी कहानी है। अत्रि मुनि के साथ उनके और जो उनके साथ जो सहयोगी है वो भरत मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं और भरत मुनि से ये प्रश्न करते हैं कि मुनिवर, हमें नाट्य शास्त्र की पूरी कहानी सुनाइए। ये नाट्य शास्त्र, 5 प्रश्न किया, ये नाट्य शास्त्र किसके लिए है, नाट्य शास्त्र के कितने अंग हैं, इसका सीधा सीधा प्रयोग क्या होगा, इसके फल की प्राप्ति किसको होगी। तो इन 5 प्रश्नों को अत्रि आदि मुनियों ने भरत के सामने, आचार्य भरत मुनि के सामने रखा, जो पूरे नाट्य शास्त्र में कहीं ना कहीं आचार्य भरत मुनि ने इन प्रश्नों को समाहित किया है और उसका उत्तर दिया। अब दूसरी बात कि आचार्य भरत मुनि ने जब इस पर, इसकी उत्पत्ति के कारणों पर विचार किया और अत्रि आदि मुनियों को बताने लगे, तो उन्होंने कहा कि इस बात को ध्यान से सुनना। एक शब्द आया है नाट्य शास्त्र में, आप जब उस पाठ को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उन्होंने अत्रि मुनियों से कहा कि अवहित मानसय, माने एकाग्रचित्त होकर के आप मेरी बात को सुनिए। मैं क्या कहना चाहता हूं, अब मैं बार बार कहता हूं कि अवहित मानसय कहने का अर्थ यह है कि जो ज्ञान, जो नॉलेज बाहर है, सुन करके आप उससे उसको अपने अंतर का विषय बनाएंगे, यानी यह एक कॉग्निटिव प्रोसेस है, यह एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। और मैं इस बात पर बार बार ये करता हूं कि हम हम लोग जब कहीं भी ज्ञान की प्रक्रिया में होते हैं, चाहे वो कहानी के माध्यम से हो, कविता के माध्यम से हो, किसी व्याख्यान के माध्यम से हो, तो यह उम्मीद की जाती है, उसके पीछे यह बात छिपी हुई होती है कि हमारी बात ध्यान से सुनना। आचार्य भरत मुनि ने इस मनोविज्ञान को पकड़ा और कहा कि बहुत ध्यान से सुनना, एकाग्रचित्त होकर सुनना, मन और बुद्धि, जो विवेक की प्रक्रिया है, उसमें स्थित होकर के हमारी बात को सुनो। एक बात, उस समय का ऐसा बड़ा शास्त्रकार जिसने लिखित रूप से मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को भी उद्धृत करता है। पहली बात हमने आपके सामने रखी कि मंगलाचरण कई अर्थों में नया है, जिसको हमने आपके सामने बताया। दूसरी बात हमने रखी कि मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को शामिल, ये नवीनता है, ये नया प्रयोग है। अच्छा, यही एक बात और आपके सामने मैं रखना चाहता हूं कि उस समय जो महाकाव्य लिखने की या शास्त्र लिखने की जो प्रक्रिया थी, जो रचनाशीलता थी, उसमें कुछ बहुत समानता दिखाई देती है। जैसे मैं 2 एक उदाहरण आपको, यहां मैंने आपसे कहा कि आचार्य भरत मुनि के आश्रम में अत्रि आदि मुनियों का आगमन होता है और उन्होंने प्रश्न किया। वाल्मीकि रामायण को लीजिए, वाल्मीकि रामायण की रचना प्रक्रिया का पहला हिस्सा क्या है कि क्रौंच वध से आहत, तमसा नदी का किनारा है, भरद्वाज हैं और वाल्मीकि, वाल्मीकि जो है स्नान करके तमसा नदी से और बाहर निकल रहे हैं, तब तक देखा कि एक बहेलिया ने क्रौंच पक्षी का जो जुगल था
उसमें से एक को मार दिया, आहत हुआ मन। फिर वो अपने आश्रम आते हैं और बहुत दुखी मन से बैठे, भारी मन से बैठे, दुख के कारण। उसके बाद नारद का उनके आश्रम में प्रवेश होता है। यहाँ अत्रि मुनियों का प्रवेश था, वहां नारद का प्रवेश। नारद ने पूछा इस उदास होने का कारण क्या है, क्यों? वाल्मीकि ने जवाब दिया कि मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं जिससे इस समाज से क्रूरता समाप्त हो जाए। मैं कुछ लिखना चाहता हूं, कुछ बताना चाहता हूं, लोगों के सामने यह प्रस्तुत करना चाहता हूं। कौन है, किसके बारे में लिखा जाए? उन्होंने कहा को अस्मिन् सांप्रतम लोके निष्ठावान गुणवान धृतवान अस्य कः। कौन है जो गुणवान है, वीर्यवान है, धृतवान, निष्ठावान? तब नारद ने कहा इक्ष्वाकु वंश प्रभो राजा रामो नाम जनई सुता। आप लिखिए, इक्ष्वाकु वंश में एक प्रभुत्वशाली राजा जिसका नाम है राम, जनई सुता, लोगों में सुना गया, लोग जानते हैं। आप उसके चरित्र के बारे में लिखिए। तो आप देख रहे हैं कि कहानी के आरंभ में जो उसकी रचना प्रक्रिया है, उस रचना प्रक्रिया में किसी न किसी का प्रवेश होता है और वो कथा को आगे बढ़ाता है। ये कहानी, कथा या महाकाव्य या किसी भी शास्त्र में एक तनाव पैदा करता है, एक टेंशन है। उस कथा की गतिशीलता को बढ़ाने के लिए तनाव का काम करता है। जैसे किसी भी वस्तु का पृष्ठ तनाव होता है ना, विज्ञान कहता है कि हर वस्तु का अपना एक पृष्ठ तनाव, कहानी का भी पृष्ठ तनाव है। महाकाव्य लेखन, कविता लेखन में भी एक तनाव होता है। बिना तनाव के कोई भी कहानी आगे नहीं बढ़ सकती। महाभारत में भी ऐसे ही है। शौनक ऋषि का आश्रम है, वैशंपायन का प्रवेश होता है। शौनक ऋषि के आश्रम में जो और शिष्य हैं उनके, वो वैशंपायन से प्रश्न करते हैं कि आपने क्या सुना, आपने क्या देखा? आप तो जहां युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, वहां भी हुआ है, महर्षि व्यास से भी मिल रहे हैं, जरा उस कहानी को हमें सुनाइए, वो कथा क्या है? तो आप देख रहे हैं कि उस समय में जो महाकाव्य या शास्त्र लिखे जा रहे हैं, उनमें तनाव पैदा करने के लिए, तनाव की स्थिति बनाने के लिए एक खास तरह का पैटर्न है। भरत मुनि के वहां भी वही पैटर्न है। भूमिकाएं बदल रही है। प्रश्न पूछने वाला कभी आश्रम में रहने वाला प्रश्न पूछ रहा है और कभी उस आश्रम में आने वाला प्रश्न पूछ रहा है। भूमिकाएं बदल गई, सिचुएशन एक है, स्थिति एक है, वो घटक एक है। तो नाट्य शास्त्र की जो रचनाशीलता है, उस रचनाशीलता में हम देखते हैं कि अत्रि आदि मुनियों के सामने प्रश्न रखते हुए उन्होंने अब अपनी बात जो शुरू की, उसमें हम एक एक चीज क्या नया है इसको देख लेते हैं। उन्होंने सबसे पहले कहा कि देखो, स्वयंभू मनु का मनुवंतर समाप्त हो गया, यानी सतयुग समाप्त हो गया था। ये पाठ कह रहा है कि सतयुग समाप्त हो गया है और त्रेता आरंभ हो गया। अब इस बात पर मैं विचार करता हूं तो मैं कहता हूं कि ये केवल समय की सूचना नहीं है, उस समय के साथ दो संस्कृतियों को आमने सामने रखा गया। पहली संस्कृति थी सतयुग की और दूसरी संस्कृति थी जो हमारे उनके सामने उन्होंने कहा कि त्रेता युग आया। वो त्रेता युग की संस्कृति। फिर उन्होंने आगे क्या कहा कि जब आप, एक सिद्धांत है, जब आप एक युग की विशेषता का वर्णन कर देते हैं तो दूसरा युग बीता हुआ होता है, उस पर एक
सहज अनुमान लगाया जा सकता है। त्रेता युग में इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो नई संस्कृति त्रेता युग आई उसमें मनुष्य, देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सर्प आदि पर सभी तरह की जातियों की स्थापना हो चुकी थी। लेकिन स्थापना तो हुई, लेकिन दिक्कत ये हो गई कि ये सारे लोग ग्राम्य धर्म में प्रवृत्त हो गए। तो यहां भी एक नई सूचना, ग्राम्य धर्म है क्या? आप ठीक समझ रहे हैं, लोक संस्कृति की बात हो, यहां शास्त्र और लोक का द्वंद्व है, शब्द नहीं है। देखिए, जो आज की वैचारिक श्रेणियां हैं, जो उत्तर आधुनिक विमर्श है, उत्तर संरचनावादी विमर्श है, उस विमर्श में यह कहा गया कि पाठ में जो कहा गया वो तो है, जो अनकहा है उसको ट्रेस करने की जरूरत है। यहां पाठ में उन्होंने, भरत मुनि ने ग्राम्य धर्म कह दिया। अब ग्राम्य धर्म कह तो दिया, अब अनकहा क्या रह गया? इसका मतलब उन्होंने जो वैदिक संस्कृति थी, यानी जो शास्त्र है, उस शास्त्र को ग्राम्य धर्म के सामने रख दिया। ये चिंता थी कि वैदिक संस्कृति को या जो शास्त्र है उसको न अपनाकर लोग ग्राम्य धर्म को अपना। तो ग्राम्य धर्म की विशेषता क्या है? उन्होंने लिखा कि शास्त्र के विधानों को ना मानना, जो शास्त्रीय विधान है उनको ना मानना, जो परंपरागत धार्मिक पढ़ हैं, जो पढ़े लिखे लोग नहीं, जिन्हें नीति नियम का ज्ञान नहीं। तो यहां भी लोक और शास्त्र का द्वंद्व है। एक बात यहां याद रखिएगा, फिर आगे जब चलूंगा तो बताऊंगा कि ग्राम्य धर्म यहां कह तो दिया, देखने में ऐसा लगता है, सुनने में ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं भरत मुनि के मन में ग्राम्य धर्म को लेकर की उपेक्षा का भाव था। लेकिन नहीं, जब हम आगे बात करेंगे तो इस बात की चर्चा आपसे करेंगे कि वही ग्राम्य धर्म, वही लोक संस्कृति किस तरह से नाट्य शास्त्र को प्रगतिशीलता में स्थान दिलाती, ये हम आगे और देख लेंगे। तो कहा कि ग्राम्य धर्म में प्रवृत्त हो गए, और क्या हो गया? लोभ, क्रोध, मोह, मत्सर, ये तमाम सारी चीजें व्याप्त हो गई। अब आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर सतयुग में भी इस तरह की संस्कृति रही होती तो इतनी चिंता शायद न रही त्रेता युग को लेकर। त्रेता युग में की जो विशेषता है, उस विशेषता को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सतयुग की संस्कृति ऐसी नहीं रही होगी। इस संस्कृति का जो विकास हुआ यह चिंता का विषय। क्रोधी नहीं होना, लोभी नहीं होना, ईर्ष्यालु नहीं होना, ये ठीक नहीं। तो कहा कि सतयुग समाप्त हो गया, त्रेता आ गया, और त्रेता की संस्कृति में सभी तरह की जातियों का निर्माण हो चुका था, एक नई संस्कृति बनी। और उस संस्कृति की विशेषता ये थी कि ये लोग ग्राम्य धर्म का पालन करने लगे। लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, मत्सर, ये तमाम सारी चीजें इनके हावी हो गई। यही वो बिंदु है जहां से नाट्य शास्त्र अपने समय की जो जो उस समय की जो सीमा है, उस सीमा को तोड़ देता है। अब कहानी में एक मोड़ और आता है, इसको बिल्कुल कथा की तरह सुनिएगा। और मैं बीच में इस बात को रोक करके एक बात कह रहा हूं, ये बात तो सबके लिए है,
लेकिन जो लोग थिएटर और नाटक से जुड़े हुए लोग, जिनका अपना विषय है, उन्हें तो नाट्य शास्त्र को गीता की तरह लेना चाहिए। जैसे महाभारत के लिए कहा गया ना, यन्न भारतम तन्न भारत। जो महाभारत में नहीं है वो भारत में नहीं। यानी आर्यावर्त में जो घटनाएं घटित हुई, जो जो संस्कृति है, जो धर्म है, जो न्याय है, जो विवेक है, सब कुछ महाभारत में है। ठीक वही बात मैं आपके लिए कहना चाहता हूं कि नाट्य शास्त्र एक ऐसा ग्रंथ है, नाट्य शास्त्र एक ऐसी धरोहर है जो हमारे लिए बहुत मूल्यवान एक दस्तावेज। और आप मेरी बात को सुनकर, और मैं आपसे अपील करता हूं कि आप नाट्य शास्त्र को पढ़ना शुरू करें। बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार है। आपको बहुत आनंद आएगा, और ये आनंद दोनों तरह से आएगा कि आपको अर्थ भी दिलाएगा और आपको ज्ञान भी दिलाएगा। दोनों बातें आपके साथ जुड़, इसलिए नाट्य शास्त्र को पढ़िए। जानते हैं, आप लोगों के सामने एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि शास्त्रों, जो पुराने शास्त्र हैं, उनको पढ़ते पढ़ते मुझे बड़ा आनंद आता है। हम लोग से अक्सर एक डिबेट हो जाती है कि बुद्धि क्या है, मति क्या है, प्रज्ञा क्या है। हम लोग सही से जवाब नहीं दे पाते, घूमने लगते हैं। बुद्धि कोई मति कह देते हैं, मति कोई प्रज्ञा कह देते हैं। जब मैंने शास्त्रों को पढ़ता हूँ तो क्लियर इतनी अच्छी परिभाषा हमारे सामने आती है। हम बनते हैं, हमारा निर्माण होता है, इसलिए अपनी जो पुरानी धरोहर है उस पर वापस मुड़िए, उनको पढ़ना शुरू करिए, स्वाध्याय शुरू कर दीजिए। स्वाध्याय से बड़ा ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ भी। स्वाध्याय बहुत आवश्यक है। और इन जो हमारे पुराने शास्त्र हैं, तो मैं एक उदाहरण के तौर पे आपके सामने रखना चाहता हूं कि बुद्धि जो है वर्तमान का विषय, मत जो है वो भविष्य का विषय। जो कहते हैं ना, अरे हमारी मत मारी गई, हम सोच नहीं पाए, यानी जो भविष्य था उसको हम देख नहीं पाए। वर्तमान का पर्याय है बुद्धि, और मति जो है वो भविष्य का, और प्रज्ञा जो वर्तमान और भविष्य और भूत तीनों को देखे। एक एक लाइन की परिभाषा है। हम पढ़ेंगे, बनेंगे। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि नाट्य शास्त्र को पढ़ना शुरू करें। तो कहा कि ग्राम्य धर्म, लोभ, क्रोध, मोह इत्यादि ये सब सारी चीजें आ गई थी, और इसकी चिंता किसको थी? इंद्र को इसकी चिंता हुई। इंद्र के बारे में आप लोग जानते ही हैं, कहने की जरूरत नहीं। देवताओं का राजा है, दैवी संस्कृति का पोषक, वैदिक संस्कृति का पोषक। शास्त्र की चिंता है उसे, लोक की चिंता नहीं। यही हम लोगों को बताया है। नाट्य शास्त्र ने इंद्र की जो छवि दी वो अलग है। जो इंद्र की अवधारणा बनी हुई थी, इंद्र का कॉन्सेप्ट जो हमारे मन में था, उसको तोड़ने का काम करती है नाट्य शास्त्र। इंद्र को इस बात की चिंता हुई कि लोक में जो क्रोध, मोह, ईर्ष्या, मत्सर, ये तमाम सारी चीजें व्याप्त है, वो नहीं होनी चाहिए। इसलिए इस अर्थ में कहेंगे तीसरी बात कि इंद्र जो तमाम तरह की दैवी सुख सुविधाओं से युक्त है, वह लोक की चिंता करता है। यह द्वंद्व है, कंट्राडिक्ट है।
बाइनरी अपोजिशन, विरुद्धों का सामंजस्य। आचार्य शुक्ल ने इसी को कहा कि विरुद्धों के सामंजस्य में ही विकास के सूत्र छुपे होते हैं। ये विरुद्धों का सामंजस्य, कि हम अपने प्रयोग मन मस्तिष्क और बुद्धि से एक दूसरी संस्कृति को प्रश्रय देते हैं, और चिंता फिर हम किसकी कर रहे हैं? जिसको हम त्याज्य हे समझ रहे हैं उसकी चिंता कर रहे हैं। ये बड़ी बात है। अपने समय सबके बस की बात, चीजें छूट जाती हैं। तो इंद्र ने ये कहा कि ये दिक्कत है और इस दिक्कत को हमें दूर करना चाहिए। फिर उसने, इंद्र ने क्या कहा? एक और बात देखिए कि हम सब जानते ही हैं कि जो वैदिक संस्कृत है या संस्कृत की जो परंपरा रही है, उसमें यह बात बिल्कुल साफ है कि जो स्त्री और शूद्र हैं उन्हें संस्कृत पढ़ने का अधिकार नहीं। ये उस समय की सीमा थी। इंद्र ने उस समय की इस सीमा का भी अतिक्रमण किया। इस अर्थ में नाट्यशास्त्र प्रगतिशील, इस अर्थ में भी प्रगतिशील कि उस समय की जो सीमा बनी हुई है उस सीमा का भी अतिक्रमण किया। कैसे किया? उन्होंने कहा कि एक तो लोभ क्रोध मोह ईर्ष्या मत्सर, ये तमाम सारी चीजें हो गई हैं, और दूसरी बात ये हो गई है कि जो शूद्र जातियां हैं, शूद्रादि जातियां हैं, उनके मनोरंजन के लिए, उनके पठन पाठन के लिए, उनके लिए कोई सुविधा नहीं। ये भी होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि जो अवधारणा हमारे मन में उस शास्त्रीय संस्कृति को लेकर बना हुआ, वो यहां नाट्यशास्त्र में टूट रहा है। एक नई दिशा है। और फिर क्या किया? उन्होंने कहा कि इनके बारे में कुछ लिखा जाए। इसलिए मैं कहता हूं कि नाट्यशास्त्र की जो हाइपोथेसिस थी, जो परिकल्पना थी, वो किसकी थी? इंद्र की थी। ये आप लोगों को जान लेना चाहिए। ठीक है, उदाहरण दूंगा कि वाल्मीकि रामायण की जो परिकल्पना थी वो नारद की थी। नारद ने वाल्मीकि से बात करते हुए संक्षेप में राम के गुणों का मूल्यांकन कर दिया। और मैं तो यहां तक इस बात से सहमत होता हूं कि वाल्मीकि रामायण के पहले नारदीय रामायण, उसी नारदीय रामायण को वाल्मीकि ने अपने संज्ञान से, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपनी सृजनशीलता से विकसित किया। ठीक वही कि एक कॉन्सेप्ट, एक हाइपोथेसिस लेकर के इंद्र की ये परिकल्पना थी। तो नाट्यशास्त्र की जो परिकल्पना है वो इंद्र की, और बड़ी प्रगतिशील परिकल्पना। इस परिकल्पना को लेकर के वो ब्रह्मा के पास जाते हैं, और ब्रह्मा से उन्होंने कहा कि हमारी ये समस्याएं हैं, इन समस्याओं से मुक्ति चाहते हैं तो आप एक नया वेद बनाइए। 4 वेद तो हैं, एक नए वेद की संरचना कीजिए। और वो वेद कैसा होगा? इसकी भी परिकल्पना ब्रह्मा को इंद्र ने ही दी। क्रीडनीय होगा, खेलने योग्य होगा। सामान्य साहित्य नहीं। हम सब जानते हैं कि और साहित्य जो है द्विआयामी होते हैं, तो नाटक जो है त्रिआयामी, इसीलिए महत्वपूर्ण है। नाटक चाक्षुष है, इसीलिए बहुत बाद में दौड़ के चले जाते हैं। तो देखिए कि आधुनिक काल में जनजागरण के लिए, आजादी के लिए, स्वदेशी स्वावलंबन, स्वाभिमान के लिए, हिंदुस्तान की रक्षा के लिए, जनता के जनजागरण के लिए, तमाम तरह की जो विषमताएं समाज में फैली हुई हैं उनको दूर करने के लिए भारतेंदु परिस्थिति ने नाटक का ही सहारा लिया। बहुत प्रभावी विधा है।
इंद्र ने उस समय इस बात को का अनुमान लगाया होगा। ब्रह्मा के सामने उन्होंने कहा कि खेला जाए, इसका मंचन हो। ब्रह्मा ने कहा ठीक है। तो ब्रह्मा ने जिस नाट्य शास्त्र का निर्माण किया, वो नाट्य शास्त्र इंद्र की प्रगतिशील परिकल्पना पर आधारित है। ये सारी बातें भरत मुनि अत्रि आदि मुनियों के सामने बता रहे हैं। पाठ का निर्माण हुआ, ऋग्वेद से पाठ लिया, सामवेद से गीत लिया, ये तमाम जगहों से कुछ कुछ चीजें इकट्ठा करके और ब्रह्मा ने एक नई एक नई संरचना हमें दी, जिसको पंचम वेद के नाम से जाना जाता है, और वही नाट्य शास्त्र है। अच्छा, एक बात और कह दूं कि नाट्य शास्त्र का नाम जो है, पहले नाट्य शास्त्र नहीं था, उसे नाट्य वेद कहा। जगह जगह नाट्यवेद। नाट्यवेद किस प्रकार, नाट्यवेद की संरचना, तो हमें यह भी जानना चाहिए नाट्य शास्त्र का नाम कैसे आया, हमें नहीं पता चलता है। हमें इसे नाट्यवेद कहना चाहिए, जो इसका मूल रूप है, क्योंकि नाट्यवेद शब्द का ही प्रयोग होता है। यह पांचवा वेद है, मंचन योग्य है। अब यहां से जब कथा आगे बढ़ती है तो आचार्य भरत मुनि ने कहा कि जब ब्रह्मा ने इंद्र की परिकल्पना के अनुसार पांचवें वेद का निर्माण कर दिया, नाट्य शास्त्र का निर्माण कर दिया, नाट्य वेद का निर्माण कर दिया, तो इंद्र को बुलाकर उन्होंने कहा, इंद्र को बुलाकर कहा, देखिए यहां भी एक प्रगतिशीलता आएगी आपके साथ, अपने समय की सीमा को तोड़ते। अच्छा, इस बात को रोक करके एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि इंद्र ने क्रीडनीय शब्द का प्रयोग क्यों किया होगा, क्यों कहा यह खेलने योग्य है, मंचन योग्य है। हम इसका अनुमान लगाते हैं कि जब कोई भी विधा चाक्षुष हो जाती है, या किसी चीज को हम जब देख लेते हैं ना, तो बहुत प्रभावी हो जाती है। कबीर ने क्या कहा था, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखिर की देखी। जो आखिर की देखी है वह स्वयं अनुभूत हो जाती है, वो हमारे संज्ञान का, हमारे बोध का, हमारे विवेक का, हमारे मस्तिष्क का, हमारे मन का, हमारी संवेदना का हिस्सा बन जाता है। और अगर भाषा इधर उधर भी हो तो भी हम देख करके कुछ हद तक सोचने और समझने की प्रक्रिया को अपनाने लगते हैं, वो चीजें हमें समझ में आने लगती हैं। भाषा का बहुत बड़ा बैरियर है। देखो, पहले ही कह दिया कि वेद आदि का व्यवहार शूद्र आदि जातियां नहीं कर पाती। उसका कारण यह है कि संस्कृत भाषा का प्रयोग उनके लिए नहीं है, तो भाषा का बैरियर है। वो भाषा का बैरियर टूटेगा कैसे? तो भाषा का निर्माण तो बहुत धीमी प्रक्रिया है ना, भाषा बहुत धीरे धीरे बनती है। तमाम तरह के संबंध बहुत तेजी से बदल सकते हैं, आर्थिक संबंध बदल सकते हैं, सामाजिक संबंध बदल सकते हैं, लेकिन भाषा की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। उसी भाषा के बैरियर को तोड़ने का काम किया होगा कि हम अगर इसको प्ले करेंगे, इसका मंचन करेंगे, तो जो लोग इस भाषा को नहीं भी जानते हैं वो भी हमारी इस रचना का लाभ ले सकते हैं। हम जो मंचित करेंगे उसका लाभ ले सकते हैं, उसका ज्ञान उन्हें मिल सकता है। तो ये भी नाट्यशास्त्र की एक प्रगतिशीलता है कि मंचीय स्थितियों को लागू करके उन्होंने भाषा के बैरियर को तोड़ने की कोशिश की। इस अर्थ में मैं कहता हूं, जैसे लोग कहते हैं कि गौतम बुद्ध प्रथम प्रगतिशील विचारक हैं, जिन्होंने लोक की चिंता करते हुए
उन्हीं की भाषा में अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार किया। लेकिन मैं थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ के कहता हूं कि नाट्य शास्त्र में इस बात की सूचना है कि इस प्रगतिशीलता को, भाषा के बैरियर को, तो गौतम बुद्ध के समय तो पाली भाषा मौजूद थी और ठीक ठीक मौजूद थी। यहां भाषा की कमी होने के कारण ही ऐसा किया गया होगा। ये हमारे अनुमान, सहज ही हम अनुमान लगा सकते हैं कि मंचीयता के हिसाब से उन्होंने इस बात को रखा होगा। अब दूसरी बात हम चलते हैं। दूसरी बात यह है कि जब निर्माण हो गया तो इस अर्थ में हम ये कह रहे हैं कि गौतम बुद्ध ने जिस प्रगतिशीलता का आंदोलन शुरू किया उसका सूत्र जो है इंद्र की उस सोच में, इंद्र की उस परिकल्पना में विद्यमान रहा होगा। हमें इस बात को भी थोड़ा सा जोड़ना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब देखो, हमने पाठ का निर्माण तो कर दिया है, अब ऐसा करिए कि आप जो है अपने सहयोगियों में से चुन करके और इनके अध्ययन, अध्यापन, इनके पढ़ने की व्यवस्था करिए। फिर ब्रह्मा ने वहां कहा कि देखिए, जो लोग इसका मंचन करेंगे, जो इसका अध्ययन करेंगे, वो कौन से लोग होंगे? तो वो जो है प्रगल्भ होंगे, विदग्ध होंगे, कई तरह के कौशलों से युक्त होंगे। अब यहां एक मोड़ आता है। क्या है? इंद्र ने पहली बार अपनी प्रगतिशील सूचनाओं के साथ एक बात और कह दी, और वो बात ये थी कि हमारे जो देवता हैं इस नाट्य शास्त्र को पढ़ने के योग्य नहीं है। इस पाठ में क्लियर लिखा हुआ, अयोग्य शब्द का प्रयोग किया, अयोग्य है, हम इन्हें नहीं दे सकते। यहीं से यह भी एक प्रगतिशील कदम है कि योग्यता और अयोग्यता की पहचान करना, सामर्थ्य और शक्ति की पहचान करना। इस विवेक की स्थिति जो है इंद्र के माध्यम से दिखाई देती है। दैवीय संस्कृति हर तरह के शक्ति से संवलित है, और हम तो देखते ही हैं कि हर तरह का ज्ञान, कभी सरस्वती, कभी ब्रह्मा। लेकिन इंद्र ने इस बात के लिए ये कर दिया कि भाई, उन्होंने ब्रह्मा से कहा कि महाराज अयोग्य है, नहीं कर सकते। यहीं से भरत मुनि ने कहा कि यहीं से मेरी भूमिका शुरू होती है। फिर मुझे बुलाया गया और मुझे कहा गया कि नाट्य शास्त्र का प्रवचन तुम करो, अभिनय करो, इसका सैद्धांतिक जो प्रयोजन है उसको व्यवहारिक प्रयोजन में सिद्ध करो। तो यहां से नाट्य शास्त्र अपनी तमाम प्रगतिशीलताओं से होता हुआ कहां पहुंच जाता है? आचार्य भरत मुनि के पास पहुंच जाता है। अब देखिए, पाठ में लिखा हुआ है कि आचार्य भरत मुनि ने 100 पुत्रों के साथ, अपने 100 पुत्रों के साथ इसका अध्ययन किया। मैं यहां दूसरी बात सोचता हूं। जैसे महाभारत में ये जिक्र आता है कि महाभारत के समय या उससे पहले भी ये परंपरा थी कि जो ये ऋषि और मुनि थे, इन लोगों के विद्यालय चलते थे। 6 वर्ष का, 12 वर्ष का सत्र चलता था, और उसके अंतर्गत विद्यार्थी लाभान्वित होते थे। सौनक ऋषि का जो आश्रम है वो 12 वर्षीय सत्र है, वो उसके कुलपति हैं, वाइस चांसलर। ये लिखा हुआ है कि वो कुलपति हैं अपने सत्र के। 12 वर्ष का सत्र है और विद्यार्थी बैठे हुए। मैं कहता हूं कि आचार्य भरत मुनि भी इसी तरह के किसी
ज्ञान प्रक्रिया के संस्थान के कुलाधिपति थे, कुलपति, जिसमें कुल मिलाकर के 100 छात्र थे, उनके शिष्य थे, जो पुत्र के समान ही है। शिष्य और पुत्र में कोई अंतर नहीं। द्रोणाचार्य के चरित्र से आप देख सकते हैं, कौरव पांडव जितने हैं उनको दूध मिल जाता है, अपने पुत्र को सबसे लास्ट में, सबसे अंत में दूध नहीं मिलता है। माँ जो है द्रोणाचार्य की पत्नी अश्वत्थामा की माँ चावल पीस करके बच्चे को पिलाती है, वो दूध सब्जी चावल भिगो के रख देती है, उसके लिए नहीं। तो पुत्र और शिष्य में कोई अंतर नहीं, इसीलिए यहाँ शब्द रखा गया होगा कि 100 पुत्रों के साथ इसका अध्ययन उन्होंने आरंभ किया। तो भरत मुनि ने कहा कि हमने अपने शिष्यों पुत्रों के साथ इसका अध्ययन अध्यापन किया, और उसके बाद ब्रह्मा के पास पहुंच करके और ये बात कही गई कि अब हम इसका अध्ययन भली भांति कर चुके हैं, सारे घटकों को समझ चुके हैं, अब इसका हम मंचन करना चाहते हैं। ब्रह्मा ने कहा कि ध्वज महोत्सव होता है, और उस ध्वज महोत्सव के समय ही नाट्य मंचन होगा, खुले आसमान के तले ध्वज महोत्सव के दिन असुर पराजय, यानी राक्षसों की हार और देवताओं की जीत का एक प्ले निर्धारित किया गया। वो मंचन देखने राक्षस भी आए, और उन्होंने देखा कि ये तो एक तरह का विज्ञापन है, देवता अपने बल, अपने पुरुषार्थ, अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं और हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लगा बुरा, और आपस में युद्ध हुआ, लड़ाई हो गई। तब से एक कॉन्सेप्ट आया जर्जर का। इंद्र का जो ध्वज था, इंद्र ने उस ध्वज से लड़ाई की, और ऐसा कहा जाता है कि वो टूट गया, जर्जर हो गया। तो वहीं से एक कॉन्सेप्ट आया, उसको जो है वो बीच में लगा दिया जाता है, जो जो ग्राउंड होता है उसके बीच में, मैं बताऊंगा अभी। तो उसे हम जर्जर कहते हैं। हमारे समय में परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जर्जर का कॉन्सेप्ट क्या था, जर्जर क्या था। आज भी जो लोक नाट्य है, उस लोक नाट्य में जर्जर का कॉन्सेप्ट मौजूद है। अब तो एम्फी थिएटर हो गया। हम गांव में देखते थे अपने बचपन में कि प्रत्येक जाति की अपनी नाट्य मंडली होती थी, और उस नाट्य मंडली में जब मंचन होता था तो वो जर्जर या जो दंड है, उसी से वृत्त बना करके और उसे बीच में रख दिया जाता। आज भी लोक संस्कृति में अब तो धीरे धीरे ये चीजें लुप्त प्राय हो रही हैं, लेकिन अभी अगर कभी आपको देखने का मौका मिले तो इस बात पर भी जरूर गौर करिएगा। मुझे लगता है कि उसी परंपरा का ध्वंसावशेष मौजूद है, वो संकेत मौजूद है, हम वहां से उसको जोड़ सकते हैं। अब देखिए कि इस युद्ध से एक नई बात आई। नई बात यह आई कि उसी समय इंद्र और ब्रह्मा के मन में, भरत मुनि के मन में एक कल्पना यह है कि इसे तो खुले आसमान में खेलना ठीक नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि एक भवन का निर्माण किया जाए और नाट्य वहीं खेला जाए, ये नाटक का मंचन वहीं हो। अब आप देखिए कि इस पहले ही असुर पराजय नाटक के साथ नाट्य की जो मंचीयता है वो सामने आती है, और उस मंचीयता के साथ रंगशाला का विधान सामने आता है। यानी आपसे कोई पूछेगा कि नाटक का आरंभ
या नाटक की जो सैद्धांतिक प्रक्रिया है उसका आरंभ तो भरत मुनि से होता है। रंगशाला का कब कब से होता है, तो आप बिल्कुल ये इस बात को बना लीजिए कि वहीं उस छोटी सी झड़प के बाद रंगशाला की परिकल्पना आ गई, रंगशाला का निर्माण किया गया। ये एक नया प्रस्थान है जो पहले ही अध्याय में इसकी सूचना दे दी गई। इसीलिए मैं कहता हूं कि पहला अध्याय जो है कई तरह की सूचनाओं से संबंधित है, इसे हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए। अब तीसरी बात कि इस रंगशाला के साथ तमाम तरह की वृत्तियों का पालन करने के लिए जो जो भूमिकाएं स्त्रियों द्वारा निभाई जानी थी उसका भी विधान किया गया। कैश वृत्ति थी, उसका पालन करने के लिए अप्सराओं को बुलाया गया। बहरहाल मैं इतना कहना चाहती हूं कि लगातार प्रगतिशीलता के सूत्र नाट्यशास्त्र में दिखाई देते हैं। रंगशाला के निर्माण के बाद और राक्षस और देवता दोनों का जो 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 वैचारिक वैरुध्य था, उसमें एक नई बात सामने आई और वो बात भी बहुत महत्वपूर्ण की है। उसे जान करके, इस बात पर विचार करके मैं अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। ब्रह्मा ने कहा कि आखिर विरोध क्यों? विरूपाक्ष जो था, राक्षसों का जो नेता था, उसका नाम था विरूपाक्ष। उसने विध्वंस किया था। विरूपाक्ष से ब्रह्मा ने कहा कि आखिर वैर क्यों, किस बात के लिए? ये हमने जो बनाया ये क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो पुरुषार्थ चतुष्ट है उनको प्राप्त करने का साधन है। अच्छा, यही रोक करके एक बात की सूचना और दे देता हूं कि आचार्य भरत मुनि ने धर्म के बाद अर्थ, धर्मार्थ जगह जगह लिखा है कि धर्म और अर्थ, जीवन यापन के लिए अर्थ की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। अर्थ के बिना जीवन संभव नहीं। हम लोगों को बार बार कहा जाता है कि साहित्य अर्थ के लिए थोड़ी है। साहित्य अर्थकरी नहीं है, साहित्य स्वांतः सुखाय के लिए, सबके हित के लिए है। अर्थ का प्रयोजन साहित्य से नहीं है। जबकि मैं समझता हूं कि हमारे पुराने आचार्यों ने ऐसा नहीं कहा। उन लोगों ने कहा कि नहीं, जो काव्य है, जो शास्त्र है, या किसी भी तरह की जो रचना है, सबसे पहले तो धर्म साधन के लिए है और दूसरा इससे अर्थ का भी उपार्जन होना चाहिए। अर्थ का उपार्जन, अर्थकरी कहा। ये भी एक प्रगतिशील सूत्र है, अर्थकरी हो। बाद में आचार्य मोहम्मद को याद करिए, उन्होंने कहा काव्यम यशसे अर्थ कृते। काव्य जो है यश के लिए है, काव्य से आप यशस्वी बनते हैं। और दूसरा क्या होता है? अर्थ का उपार्जन भी होता है। इसलिए नाटक जो है, सिर्फ और सिर्फ यही बात मैं कह रहा था कि आप बनेंगे, आपका विवेक विकसित होगा, ज्ञानवान होंगे, तो दूसरी तरफ आप अर्थवान भी होंगे। अर्थ करिए। तो उन्होंने कहा कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इस सब के साधन के लिए हमने नाट्यशास्त्र बनाया। किस बात के लिए? विरोध किस बात के? फिर उन्होंने कहा कि जो दुखी हैं, जो श्रम से दुखी हैं, दुखार्थानाम श्रमार्थानाम तपस्विन विश्रांति जनने लोके नाट्य भविष्यति।
जो दुखी है किसी भी तरह से, दुख दैहिक, दैविक, भौतिक, दुख 3 तरह का होता है। कौन कौन सा दुख? दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा। ताप तीन तरह, देह का, दैविक किसी अनजान अज्ञात शक्ति के, और दूसरा भौतिक सुख सुविधाओं का नाम, ये तो दुखार्था नाम कहा तो तीनों तरह के तापों को उसमें समेट, आपको इसको विश्लेषित करना कि दुखार्था नाम तीनों तरह के जो ताप हैं उनसे प्रभावित होना। फिर दूसरी बात क्या कहा? श्रम से जो दुखी उसके लिए, श्रमार्था नाम जो तपस्वी है उसके लिए, नाट्य में नाट्य का हमने प्रयोग किया, नाट्य शास्त्र, नाट्य जैसी विधा को हमने सामने प्रस्तुत किया, तो आखिर विरोध किसने? इन सारी प्रक्रियाओं के बीच आप देखेंगे कि अपने समय और जो उस समय की सीमा थी, उस सीमा के भीतर नाट्य शास्त्र कई अर्थों में प्रदर्शित, और इसकी सूचना पहले ही अध्याय में मिली। मंगलाचरण में ही अभिनय की सूचना मिल जाती है, परंपरा के प्रति कृतज्ञता की सूचना मिल जाती है। इसलिए मंगलाचरण अपने समय के मंगलाचरण की प्रक्रिया में एक भूमिका है। दूसरी बात, लोक संस्कृति की चिंता जो उपेक्षित है, स्त्री शूद्र जो उपेक्षित है उसकी चिंता, ये भी एक प्रगतिशील। भाषा के बैरियर को तोड़ना, चाक्षुष प्रयोग के आधार पर एक नया प्रयोग, प्रगतिशीलता है। अपने जिसको पूरी संस्कृति ने मिलकर के ये कहा कि देवता सर्वोपरि है, सर्वशक्तिमयी है, सर्वशक्तिशाली है, उनको अयोग्य साबित नहीं। हमने जो 5वां वेद बनाया है उसके लिए अयोग्य है। और किसको दिया? मानव जाति, ऋषि, योग्यता की समझ। तो तमाम तरह के बाइनरी अपोजिशंस में, यानी जो द्वंद्वात्मक वैरुध्य, उनकी स्थितियों में पूरे नाट्य शास्त्र की समझ। आप देखेंगे कि शुरू से लेकर के अंत तक लगातार प्रगतिशील सूचनाएं। इसीलिए मैं कहता हूं कि नाट्य शास्त्र को पढ़ना यानी कई तरह की सूचनाओं से संबलित होना है। और वो सिर्फ सूचनाएं नहीं है, वो सूचनाएं जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपकी ज्ञान का हिस्सा। सूचना और ज्ञान में अंतर है। सूचनाएं तो यत्र तत्र हैं, लेकिन जब वह आपके मनस का हिस्सा बन जाए तो वह ज्ञान में परिवर्तित हो। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ, इस अपील के साथ कि ज्ञान के इस दस्तावेज को, प्रगतिशीलता के आरंभिक सूत्रों को प्रदान करने वाले इस दस्तावेज को, नाट्य विधा का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए इस गीता का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है, बहुत सारगर है। और मैं इसी के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों उसमें कुछ जरूर मिला होगा। जरूर सर, जरूर सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और आभार सर इस बात के लिए कि नाट्य शास्त्र की यह जो प्रगतिशीलता है, यह जो आपने अभी हमारे साथ साझा किया, एक नया दृष्टिकोण देता है कि नाट्य शास्त्र को सिर्फ एक शास्त्र है इसलिए ना पढ़कर उसकी जो प्रगतिशीलता है, उसका जो अपना योगदान है,
कला की दुनिया में उस प्रति उस दृष्टिकोण से पढ़ा जाए, यह बताने के लिए धन्यवाद सर। आपने एक बहुत 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 आभार महत्वपूर्ण आपका। बात एक आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही, जहाँ की आत्रेय मुनि प्रश्न जो पूछते हैं, जैसा कि नाट्यशास्त्र मैं समझती हूँ कि अपने आप में वह संहिता है ना? जी संकलन है बिल्कुल अपने आप बिल्कुल में। बिल्कुल और बिल्कुल। आत्रेय मुनि जी का जो वह 5 प्रश्न है, वही पूरे नाट्यशास्त्र में उन्हीं के उत्तर देते हैं कि हाँ बिल्कुल नाट्यवेद कैसे बिल्कुल। उत्पन्न हुआ, जी यह किसके लिए उत्पन्न हुआ, उसका प्रमाण क्या है? इसके कितने अंग हैं, इसका इसका प्रमाण क्या प्रमाण है क्या और है? इसका प्रयोग कैसे प्रयोग करें। क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। इन्हीं पांचों प्रश्नों के उत्तर है यह पूरा नाट्यशास्त्र, यह 36 या 37 जो अध्याय आप कह लीजिए। तो जी इतने जी। विस्तार से इन पहलुओं पे, जिन पे हम अक्सर चर्चा नहीं करते हैं, आपने बहुत बखूबी बताया। और यह बहुत बहुत, बहुत मैं आशा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे उसमें नहीं हो पाती हैं, और इसका कारण ये है कि नाट्य शास्त्र जो है, मैं बहुत सारे विद्यार्थियों को उनके सामने बहुत खुले तौर पे कहना चाहता हूँ कि थिएटर की दुनिया हो, फिल्म की दुनिया हो, नाट्य शास्त्र का अध्ययन लोग कम कर दिए हैं। और मैं बहुत विनम्रता के साथ आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आप नाट्य शास्त्र को पढ़ें और फिर आप देखें कि आप किस तरह से बनेंगे। आपका जी संस्कार ही अलग होगा। नाट्य शास्त्र जी इस तरह की सूचना देता है। मुझे कभी और मौका मिलेगा तो मैं आप लोगों के सामने जो अभिनय के की स्थितियां हैं नाट्य शास्त्र जी उस पर भी बात करूंगा कि जी अभिनय को आज का जो संदर्भ है उससे बिल्कुल अलग नहीं किया जा सकता। बहुत तरह की सूचना है। जी जी सर, बिल्कुल। हम चाहेंगे सर, हमारे साथ जो भी छात्र, शोधार्थी या सहभागी गण जुड़े हुए हैं, उनकी कोई जी जिज्ञासा यदि आपसे हो आज के इस संवाद से, तो वो अपनी जिज्ञासाएँ यहाँ रख सकते हैं। जी। जी जी। जॉय, उत्कर्ष, जो भी आप अपनी जिज्ञासा आपकी है, आप रखिए। जी नमस्कार सर, मेरा नाम जयदेव दास है। जी नमस्कार। जी आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक नई दृष्टि हमें दे रहे हैं नाट्य शास्त्र को पढ़ने की, देखने की। तो जी अभी मैम ने भी कहा कि 5 प्रश्नों से शुरू होती है। तो जी सर हम लोग देखते हैं कि हमारे जितने भी उपनिषद हैं सब संवादों से ही शुरू होते हैं। बिल्कुल। तो नाट्य शास्त्र भी एक तरह से उपनिषद है, जो भी मतलब जो गुरु के सामने बैठकर ही शिष्य सीखता है। तो सर मैं आपके सामने बैठा हूँ और आप मेरे गुरु हैं। एक दृष्टि हमें चाहिए कि एक रंगकर्मी और छात्र जी के परिप्रेक्ष्य से नाट्य शास्त्र पढ़ने की दृष्टि क्या हो, मतलब छात्र कैसे पढ़े और एक रंगकर्मी जब रंगकर्म करना चाहता है तो कैसे पढ़े। देखिए यही बात मैं कह रहा था कि फिर मुझे कभी मौका मिलेगा तो मैं इस बात को जरूर रखूंगा कि जो अभिनय है ना, तो जी अभिनय कला मतलब एक एक चीज बहुत बारीकियों से इन्होंने नृत्य से लेकर के संवाद और जो आंगिक अभिनय है, जो वाचिक अभिनय है, सब पर इस पर विचार किया। तो अभिनय रंगकर्मी जो है वो अभिनय वाला हिस्सा जो पढ़े तो उसे जो है अभिनय की उस समय की जो परंपरा थी और आज जो चीजें हैं उसका एक अंतर मालूम होगा, और वो चीजें आज कितनी प्रासंगिक हैं, उनका प्रयोग कैसे होगा, इसका नॉलेज उसको होगा। और जो हमारे विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों को जो सामान्य रूप से इसका अध्ययन करते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि इसमें ऐसी तमाम सूचनाएं हैं जिन सूचनाओं के साथ हम अपने दैनिक जीवन में भी उतर सकते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि शास्त्र और ग्रंथ, है ना। हेलो हाँ जी मैं हेलो। सुन रहा हूँ सर। जी जी सर, जी जी मैं बोलिए। सुन रहा हूँ। जैसे जैसे मैं एक उदाहरण दूं कि बहुत बात करते करते कभी हम ग्रंथ कह देते हैं, कभी शास्त्र कह देते हैं। नाट्य शास्त्र को पढ़ते समय इस बात की भी सूचना है कि हर एक रचना को ग्रंथ और हर एक रचना को शास्त्र नहीं कह सकते। ये विवेक है ना। तो जब हम साहित्यिक दुनिया से, एकेडमिक से जुड़ते हैं तो इन सारी चीजों का विवेक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि 6 अंग हैं शास्त्र के, और जब तक उनमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इत्यादि की सूचना नहीं है तब तक ऐसी रचना को हम जो है शास्त्र नहीं कह सकते, है ना। इतिहास भी होना चाहिए उसमें शास्त्र में। इसीलिए आप देखोगे कि नाट्य शास्त्र की रचना करते समय या नाट्य शास्त्र पर विचार करते समय ब्रह्मा ने 2 जगह कहा कि इतिहासम मया सृष्टि,
मैंने जो बनाया है, सृष्टि किया है, वो इतिहास है ना। तो इस तरह से अगर पढ़ा जाए तो हमें रंग कर्म की भी जानकारी होगी, रंगशाला की भी जानकारी, केवल रंग कर्म, रंगशाला जो है उसका भी विधान किया हुआ है ना, तो उसकी भी जानकारी होगी। और जो सामान्य विद्यार्थी है उन्हें कहाँ किस शब्द का प्रयोग करना है, क्या इतिहास क्या है, या किस तरह से शब्दों का समन्वय किया गया, इसकी भी जानकारी है ना। रस सिद्धांत देखिए, पूरा 6ठा अध्याय रस सिद्धांत का है ना। तो आनंद कैसे होगा, उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, इस तमाम सारी चीजों की जानकारी हमें मिल सकती है। जी आपने सर बहुत अच्छी बात कही, जहाँ पे हमारा ध्यान नहीं गया, वो ये है कि जो पहला शब्द ही प्रणम्य शीर्षा, ये सिर्फ कहना नहीं है, ये एक आंगिक विशेष भी है, यहीं से अभिनय भी आरंभ होता है। ये बहुत सुंदर व्यक्त किया आपने कि ये अंग विशेष से ही करता है, मतलब अभिनेता यहीं से शुरू हो जाता है अभिनेता अपने काम में। इसीलिए ये देखिए, मैं इसीलिए बराबर लिखता भी हूँ इस बात को और अपने उसमें कहता भी हूँ, आप लोगों के सामने मैंने इस बात को रखा। ये जो शीर्षा शब्द है ना, ये आंगिक अभिनय का प्रकार है, और मंगलाचरण में इसकी सूचना दे करके आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की प्रगतिशीलता को घोषित करने का है ना। ये बहुत बड़ी सूचना है। इसीलिए जानते हैं नाट्य शास्त्र को, जैसे मैं कह रहा था कि दंडी ने जो है जो मंगलाचरण है, उस मंगलाचरण के प्रकार को बताया। जैसे पहला प्रकार उन्होंने बताया कि इष्ट देवता नमस्कार, मंगलाचरण में इष्ट देवता को नमस्कार किया जाए। एक तरह का मंगलाचरण लोग ऐसे लिखते हैं। दूसरा आशीर्वादात्मक हो जाए, कि आशीर्वाद किसी से ले रहे हैं वो हो जाए। तीसरा उन्होंने कहा वस्तु निर्देशात्मक, मंगलाचरण में जो वर्ण विषय है उसकी जानकारी दे दी जाए। मैं अपनी बात में ये कहता हूं कि भरत मुनि ने जिस मंगलाचरण का विधान किया वह तीनों से परे है। न तो इसमें इष्ट देवता, न तो इसमें आशीर्वाद, न तो इसमें वस्तु का निर्देशन, इसमें किया क्या, परंपरा का निर्देशन किया। इसलिए मैंने कहा कि मंगलाचरण का जो क्लासिफिकेशन है, जो वर्गीकरण है, उसमें चौथा वर्गीकरण जोड़ लेना चाहिए, और वो होना चाहिए परंपरा निर्देशात्मक। ये मेरी अपनी बात है ना। तो ये परंपरा का निर्देशन किया, और यही आप जान लीजिए कि इसी के साथ कि जो नाट्य की प्रथम सूचना है, जो अभिनय का एक आंगिक अभिनय है प्रकार, उसकी सूचना भी इसमें। तो ये कमाल की चीज है, इसको सबको पढ़ना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। और रंगकर्म के साथ सिनेमा से जो भी व्यक्ति अभिनय और कलाओं से जुड़ा है, उसे नाट्यशास्त्र को पढ़कर ही गुजरना चाहिए। गीता है ये। जी जी जी। इसी क्रम में मैं चाहूंगी, हमारे साथ प्रेम जुड़े हुए हैं। प्रेम, आपकी कोई जिज्ञासा है तो आप रखें। किरण है, मुरली है, आप लोग अपनी जिज्ञासा रखें। जी प्रेम, लगता है प्रेम नहीं सुन पा रहे हैं मुझे, आवाज नहीं। हाँ हाँ, मुरली आपका कोई प्रश्न हो, आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप भी रख सकते हैं। हाँ मैम, आप कुछ कहें? हाँ बोलो मुरली। जी सर, मेरा छोटा सा था वैसे ही। जी तो स्त्रियों के लिए जो है पंचम वेद का निर्माण किया गया है, उनके लिए भी किया है। तो मैं जी एक सेकंड सर। जी मुरली, अगर आवाज की समस्या है तो आप अपने प्रश्न को इनबॉक्स भी कर सकते हैं। हेलो, बोलिए। जी हाँ बोलिए। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जिस प्रकार मैंने काफी बार सुना है कि नाट्य शास्त्र का जो निर्माण हुआ वो शूद्रों के लिए और स्त्रियों को ध्यान में रखकर इसका निर्माण किया गया। जी मैं देखता हूँ कि पहले पाठ में ऐसा कुछ खास, हालांकि मैंने पूरा जो पूर्ण जो है नाट्य शास्त्र वो मैंने ना पढ़ के संक्षिप्त में पढ़ा है,
जी तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि ऐसा कुछ नहीं मिलता। हाँ, शूद्रों का जरूर उन्होंने जिक्र कर रखा है कि शूद्रों के लिए भी हो जानने के योग्य, लेकिन स्त्रियों के लिए नहीं दिखता। हाँ, देखिए बिल्कुल सही आपने प्रश्न किया कि स्त्री शब्द का प्रयोग नहीं किया, समझ रहे हैं ना? हेलो। जी सर, आप बोलिए, वो सुन रहे हैं, बोलिए जी सर। हाँ, स्त्री हेलो। शब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन इसका व्यवहार हुआ। इसलिए मैं कहता हूं शूद्र शब्द का प्रयोग किया कि शूद्र जाति, शूद्र जातियां, लेकिन स्त्रियों का व्यवहार हुआ। देखिए स्त्रियों को पढ़ना लिखना, यहाँ तक कि संस्कृत भाषा की जानकारी होते हुए भी उसमें व्यवहार न करना। कालिदास को जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, अभिज्ञान शाकुंतला में उदाहरण ले लीजिए, शकुंतला जब भी बोलती है तो वो संस्कृत में नहीं बोलती, ये बात है, ये बिल्कुल सच है। और भरत मुनि के वहां भी स्त्री शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन उसका व्यवहार हुआ। आप देखेंगे जब इसको ठीक से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कौशिकी वृत्ति के लिए अप्सराओं का विधान करना ही अपने आप में प्रगतिशील कर्म है। वहां पूरा विधान किया गया और उनके नाम है बाकायदा कि कौन कौन सी अप्सराएं जो है इसमें भाग लेती है ना। इसलिए मैंने कहा कि वहां एक लिबरल फ्रंट तैयार कर रहा था, एक उदार व्यवस्था तैयार कर रही थी जिसमें स्त्रियों की भागीदारी सुनिश्चित की गई। ठीक है जी सर। जी जी सर, धन्यवाद सर। जी सर, धन्यवाद सर। वसुधा मैम, आप कुछ कहना चाह रही थी, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर आप कुछ कहना चाहें तो रखिए। जी वसुधा मैम। नहीं, बहुत ही समृद्ध हो रही हूँ मैं, क्योंकि एक स्त्री को लेकर किस तरह से यहाँ पर एक अलग अलग विंग उन्होंने खोल दिया है भरत मुनि ने। ये सचमुच एक काबिले तारीफ है कि जिस स्त्री को बोलने के लिए मना था, उस स्त्री को उन्होंने उसमें नाटक में भाग लेने के लिए, जबकि बीच के कालखंड में ये सब बंद हो गया था। हाँ स्त्री जी, को बिल्कुल पुनश्च, बिल्कुल। है ना। तो ये मुझे लग रहा था कि बीच के ऐसे कालखंड में क्या हो गया कि शुरुआत तो इतनी अच्छी हो गई थी और पुनश्च ऐसे क्यों हो गया ऐसा कि है, वो रुक गया। बहुत सारी चीजें तो एक समय और उसकी सीमा होती है, एक समय का युग धर्म होता है, एक समय की प्रवृत्ति होती है जिसमें चीजें दब जाती हैं। जैसे मैंने एक सूचना दी कि आज के दौर में आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं, ये सारी चीजें हमारे अनुमान का विषय, ठीक है, क्योंकि कहीं शास्त्रों में इस बात का जिक्र तो है नहीं कि इस वजह से ये काम हो गया, लेकिन मैं एक अंदाजा आपको बता रहा हूँ, उसी पे आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह से चीजें हो रही होंगी, हुई होंगी। कि गौतम बुद्ध को हमने अपने वक्तव्य में इस बात का जिक्र किया कि गौतम बुद्ध को इस बात के लिए प्रगतिशील माना गया कि गौतम बुद्ध ने पहली बार, आज भी लोग कहते हैं कि गौतम बुद्ध ने पहली बार लोग की चिंता, उनके दुखों की चिंता की और उनकी भाषा में ये बात अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया, है ना, पाली भाषा के रूप में, है? लेकिन वहीं उनसे इतने पहले नाट्य शास्त्र त्रेता युग में ये सारी चीजें तैयार हो गई और उसका प्रयोग हो गया था, और वो प्रयोग पाठ के रूप में हमारे सामने मौजूद भी है, फिर भी हम उस पर बात नहीं करते। तो मैं संक्षेप में इस सूत्र को आपके सामने रख रहा हूं कि आप स्वयं सोचिए कि क्या क्या परिस्थितियां हो सकती हैं। ये तो मतलब बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि तो यहाँ उस हिसाब से आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो हो सकता है कि बीच में कुछ परिस्थितियां बनी हो जिसकी वजह से ये सारी चीजें दब गई, नहीं आ पाई। शुरुआत बहुत अच्छी हुई, और उसका एक कारण और भी मैं मानता हूँ कि दैवी संस्कृति का आक्षेप घटाटोप और उसके जारगन इतने मजबूत थे कि उनके बीच से प्रगतिशील सूत्र निकाल पाना और उनको परंपरा के रूप में निर्भर कर देना उस समय के लिए बहुत कठिन कार्य था। इसीलिए सारी चीजें दब गई, मुझे जो लगता है। जी 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 सर। वसुधा मैम, ठीक है जी। तो और मैं ऐसा आशा करती हूँ कि और किसी की जिज्ञासाएं नहीं है, तो हम लोग कार्यक्रम की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। जी
सर बहुत बहुत धन्यवाद। और औपचारिक धन्यवाद के लिए मैं चाहूंगी कि हमारे ही ब्लैक स्क्वायर थिएटर के सदस्य जॉय औपचारिक धन्यवाद दें आपको। सर आपको जाने देने का मन नहीं कर रहा है, आपको हाँ सुनते रहने का ही मन है। मैं भी यही चाहती हूँ कि सर ये और तो कहें आपको अभी। कश्मीर है। क्योंकि बहुत ही सहज है, बहुत ही सरल है, और हम लोग जो एक पैनिक लेकर जीते हैं कि नाट्य शास्त्र बहुत कठिन है और संस्कृत में है, तो हम लोग संस्कृत में नहीं बोलते हैं। लेकिन समझना अगर चाहें हम लोग तो बहुत समझ सकते हैं। आप जैसे गुरुवर हम लोग के साथ हैं, हम लोग समझ सकते हैं। जैसे हाँ, जैसे हम जैसे लोग, मैं एक चीज बताऊं आपको, बीच में ही रोकना चाह रहा हूँ, एक सूचना नहीं आपको जी जरूर सर, जी सर। जरूर जरूर। कि नाट्य शास्त्र को अगर ठीक ठीक पढ़ना है तो बहुत सारे भाष्य तो हैं ही। अगर आप लोगों को कहीं से रघुवंश का भाष्य मिल जाए, डॉक्टर रघुवंश जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, उन्होंने नाट्य शास्त्र का हिंदी में अनुवाद किया है, कमाल का अनुवाद है। अगर वो मिल जाए, खोजना चाहिए और उसको पढ़ना चाहिए। जी बताइए। थैंक यू सर, ये बहुत अच्छी सूचना हमें मिली, क्योंकि हम लोग राधा वल्लभ त्रिपाठी सर को भी पढ़ रहे हैं, तो वो बहुत संक्षिप्त से एक बहुत संक्षिप्त। वो लिखे हैं, और तो इंग्लिश में भी एक है, बहुत संक्षिप्त है। तो जी दिक्कत ये है, अभी मुरली जी भी हमारे जो सीनियर है, उन्होंने भी यही बोला कि हम लोग की दिक्कत ये है कि हम लोग वो संक्षिप्त में पढ़ना चाहते हैं, हाँ हम हाँ उसे गहराई से नहीं पढ़ते हैं। एक तो भाषा का जो प्रॉब्लम आता है हमारे पास कि संस्कृत हाँ को पढ़ना है। जी तो फिर भी प्रथम पाठ को इतने अच्छे से आपने समझाया, बहुत ही अच्छा लगा। मेरे प्रश्न रह गए, वो मैं अगली बार फिर पूछूंगा, क्योंकि मैं अभिनेता भी हूँ, तो अभिनय पक्ष जब आएगा तो मैं उसमें भी बिल्कुल आऊँगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो जब भी आपका आप याद करेंगे आभार, अभिनय पक्ष को लेके आऊंगा। धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कई बातें जो मेरे दिल तक आई, वो ये है कि प्रथम तो ये प्रणम्य शीर्षा शब्द ही मतलब बहुत नए तरीके से हमारे सामने आया। अब तक हम जी लोग उसको ऐसे ही समझते थे कि नहीं, नाट्य शास्त्र आरंभ करना है तो प्रणम्य शीर्षा देवो भवो करके आगे निकल जाए। ऐसा जी नहीं है, वो एक आंगिक विशेष है, और अंग विशेष को हम लोग अगर नृत्य में देखें तो हर नृत्य में ही आरंभ जो होता है वहाँ पे प्रणाम से शुरू होता है, वही बिल्कुल शायद अंग बिल्कुल विशेष बिल्कुल है। बिल्कुल हम लोग हम्म, भी बिल्कुल नाट्य शास्त्र के संस्कृत करते हैं, तो वहाँ पर हम आंगिकम भुवनम करते हैं। भुवनम तो बिल्कुल बिल्कुल, जी, ठीक बात तो है। वो जी भी एक आंगिक ही है जहाँ अंग जी से व्यक्त जी करते हैं, लेकिन प्रणम्य शिक्षा भी आंगिक है, जिसको जी हम लोग को समझना चाहिए कि ये बात कोई आम आदमी नहीं लिख रहा है, हाँ आचार्य ऋषि लिख रहे हैं। तो उनकी जी दृष्टि क्या जी रही होगी और कितनी दूर तक जा रही होगी, मतलब हाँ। ऐसे ही उन्होंने नहीं और लिखा होगा। वो भी सामान्य ग्रंथ नहीं लिखा जा रहा है, नाट्यशास्त्र जी का है, नाट्यशास्त्र लिखा जी जा रहा है ना। बिल्कुल जी जी जी, उन्होंने इतिहास का जितना ध्यान रखा है उतने भविष्य का भी ध्यान रखा होगा, जी कि आज भी हम लोग 3000 4000 वर्षों के बाद भी पता नहीं वो देश काल का क्या रहा होगा, कि 300 साल कहते हैं, लेकिन हाँ, हालांकि वो मुझे थोड़ा सा लगता है उसका ज्यादा होगा। कंफ्यूजन है, इसीलिए मैंने जी, उस चीज को किया है कि वो बहुत हाँ बहस जी जी। और बहुत उसका विषय तो है ना। बहुत सारी अच्छी चीजें जो हमें बुद्ध से लेकर भी वो तत्कालीन समय का आता है कि बुद्ध पहले हो चुके थे या बाद में जी नाट्यशास्त्र लिखा गया होगा, तो उनकी हाँ बातों को ले रहे हैं। और मैं वाराणसी से हूँ, और बहुत अच्छी बात है कि विरूपाक्ष का एक विग्रह हमारे यहाँ कर्दमेश्वर महादेव मंदिर है। हाँ, मैं जो जानता हूँ विरूपाक्ष असल बात शिव का भी एक नाम है ना। जी जी जी, तो आज मुझे विरूपाक्ष कौतूहल शिव मिला, को और भी एक, कहा जाता जी, है, और एक जो दृष्टि मिली। असुरों का उस समय प्रतिनिधित्व कर रहा था उसका नाम भी विरूपाक्ष था। जी, तो मुझे कभी कभी कौतूहल होता है कि क्या शिव उसी की वेश में आए थे नहीं नहीं विरूपाक्ष के नाम से नहीं 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 कि उनको तो कुछ सृष्टि करना होता है, तो उनको प्रेक्षालय सृष्टि करनी थी, तो नहीं उन्होंने एक नहीं युवक नहीं उठा दिया। नहीं। खैर, ये मेरा बाल सुलभ सा एक कौतूहल। जी जी बिल्कुल बिल्कुल हाँ। जी, तो बहुत बहुत आभार सर, सभी लोगों का बहुत आभार जो भी हमारे साथ हैं, हमें सुन रहे हैं। सर फिर आएंगे, हम एकदम उनसे वो कर ले रहे हैं कि हम जल्दी ही उनके साथ संपर्क में होंगे, और अगले विषय में हम लोग साथ होंगे। तो आप बिल्कुल सभी को एक सूचना भी देता चलूं कि कल भी हम हैं 11:30 बजे, हम फिल्म विषय पर रहेंगे, फिल्म जॉनर का विषय होगा, और उसमें हम लोग साथ होंगे इसी 11:30 बजे। आप लोग जी को फिर से हम लोग स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोग साथ होते हैं हमारे,
हमारी ऊर्जा बनी होती है, हमारी टीम पूरी तरीके से लगी होती है। अभी भी राजदीप सर भी लगे हैं, जो सीधा प्रसारण यूट्यूब में चला रहा है। हम बहुत जी आभारी हैं जॉय। उनके कि उनकी वजह से हम लोग लाइव कर पाते हैं, और आपकी इतनी बातें हमारे पास संरक्षित रह जाएंगी। भविष्य में हमारे जो परिकल्पनाएं हैं उसमें हम लोग इसे मूर्त रूप भी देंगे। बहुत बहुत आभार। मैं मतलब खत्म कैसे करूँ समझ धन्यवाद। में नहीं आ रहा हाँ है लेकिन धन्यवाद जॉय, मैं मैं सभी को करती हूँ धन्यवाद। हाँ धन्यवाद जॉय। और एक बार पुनः त्र्यंबक नाथ त्रिपाठी सर को हृदय से आभार कि आपने अपने बहुमूल्य समय में से हम लोगों के लिए निकाला और नाट्य शास्त्र को एक नई दृष्टि से जानने, समझने और पढ़ने की नई दिशा दी। तो सर आपका पुनः धन्यवाद और आभार, और इस आशा के साथ हम कार्यक्रम समाप्त करेंगे कि आगामी दिनों में आप पुनः हमारे साथ आए और अभिनय पे एक विस्तार से चर्चा। जब भी आप याद, जब भी आप कहेंगे, हमेशा उपलब्ध।